राजनीति, खेल, मनोरंजन, क्राइम, आपके शहर और आपके प्रदेश की अब तक की खबरों का अपडेट। लेकिन बात करें श्योपुर जिले की, तो आज भी यहाँ पर यह परिस्थिति बनी हुई है कहीं ना कहीं सूखे की, और कहीं ना कहीं किसान यहाँ का है जो पानी की मांग कर रहा है, लेकिन प्रकृति का जो पानी का है वो रूखापन नज़र आता है। तो क्या पार्टी ने इस श्योपुर जिले के लिए या सरकार ने इसके बारे में कुछ सोचा है कि यहाँ के किसानों की जो धान की खेती है, काफ़ी फसलें हैं, वो सूखने के कगार पर है, तो क्या कुछ यहाँ के लिए सोचा गया है श्योपुर के लिए? आप श्योपुर जिले के अध्यक्ष हैं। मैं आपको बता दूं कि श्योपुर के लिए तो बहुत ही सोचा गया है, पूरे मध्य प्रदेश के लिए सोचा गया है। और अभी 7-8 दिन से मानसून सक्रिय हो गया है। ईश्वर की कृपा हम पर हो गई है, बाबा महाकाल की कृपा हो गई है। मुख्यमंत्री जी 8 दिन पहले गए थे पूजा अर्चना करने और कहा कि बाबा इस प्रकार रहा तो पूरा मेरा तो प्रदेश ही, तो आप जानते हो कि महाकाल बाबा तो हमारे साक्षात हैं, और उन्होंने ईश्वर ने यहाँ जो है बरसात की। हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में भी मानसून सक्रिय हुआ है, लेकिन हमारे श्योपुर में बरसात कम है। पिछले दिनों लाइट की, क्योंकि 122 साल में पहली बार पानी की इतनी कमी आई है, 122 वर्ष में, और इसलिए लाइट 7 घंटे मिलने लगी थी। किसानों ने जब कहा कि 7 घंटे में हमारी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि पानी नहीं है, लेकिन मैं चाहे तो दूसरे प्रदेश से खरीदूं, क्योंकि किसान ने अपना पूरा पैसा लगा दिया है, और अब किसान का धान पकना चाहिए, वो बेकार नहीं हो, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। हमने 10 घंटे फिर लाइट कराई है, 10 घंटे किसान को लाइट मिल रही है। अभी मैं जिस एरिया से आ रहा हूँ, जिस क्षेत्र से आ रहा हूँ, मैंने वहाँ किसानों के बीच में एक छोटी सी दुकान पर लोग कचौरी खा रहे थे, तो मैं भी वहीं रुक गया कि आओ भाई सब कचौरी खा लो। मैं भी वहीं रुक गया, तो मैं उनसे चर्चा करने लगा सामान्य कि भाई धान में पानी की स्थिति क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अच्छी स्थिति है, धान हमारा ठीक पक जाएगा, धान भी अच्छा है भगवान की कृपा से, और ये जो मौसम ठंडा हुआ है, इस मौसम ठंडा होने के कारण भी धान एकदम से ग्रोथ कर रहा है। तो भगवान की कृपा होगी, आगे भी पानी बरसेगा, बाबा महाकाल की कृपा होगी। हमारे यहाँ जो जैनी में हमारे बाबा हैं, उन बाबा की कृपा होने वाली है। आप के चैनल के माध्यम से हम तो लगातार पिछली बार कांवड़ यात्रा की, उस कांवड़ यात्रा में भी भगवान की कृपा हुई, तो जल वर्षा हो रही है। और अभी हम रामेश्वर धाम से एक झंडा चढ़ा रहे हैं। रामेश्वर धाम हमारे यहाँ त्रिवेणी संगम है, उस त्रिवेणी संगम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी तीर्थ स्थल के रूप में घोषित करने की बात कही है। हम लोग 15 तारीख को 1 बजे वहाँ सब एकत्रित हैं। हम त्रिवेणी संगम पे माँ का वहाँ जो हमारी चंबल नदी है उसका पूजन अर्चन करेंगे। एक साथ 1100 लोग उसमें दीपक से उनका पूजन करेंगे, महाआरती करेंगे, और इसके बाद हम सब लोग एकत्रित होकर एक बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में, मैं आपसे कह रहा हूँ, हजारों की संख्या में पैदल चल के, और हम क्षेत्रपाल बाबा जो हमारे यहाँ के सिद्ध स्थल हैं, जैनी में जो एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर, प्राचीन मंदिर बना हुआ है, पूरे क्षेत्र की आस्था उन पर है, वहाँ पर हम झंडा चढ़ाएंगे। हम सब लोग उसमें जा रहे हैं, और भगवान की कृपा, जैनी वाले बाबा की कृपा हम सब पर होने वाली है। शीघ्र ही बरसात भी होने वाली है। सुरेंद्र जी, बीजेपी हमेशा कहती है कि आम आदमी पार्टी हुई, कांग्रेस पार्टी हुई, ये रेवड़ी बांट रही हो, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता आपकी सरकार भी रेवड़ी बांटने का काम कर रही है? मान लीजिए जिस प्रकार से महिलाओं को 1000 रुपये माह दिया जा रहा है, काफ़ी योजना के द्वारा दिया है, तो कांग्रेस कहती है कि हमारे बारे में ये लोग रेवड़ी बांटने की बात करते हैं। बीजेपी क्या कर रही है? कहीं ना कहीं महिला वोटर को साधने का प्रयास किया गया शिवराज जी के माध्यम से कि 1000 रुपये प्रति माह दे करके, पहले उन्होंने किया कुछ महिलाओं के लिए, बाद में किया उन्होंने सभी के लिए, तो यानी उसमें दायरा जो बीच का था वो सारा खत्म करके सभी महिलाओं को 1000 प्रति माह आने वाले समय में दिया जा रहा है, और जो रह गई थी महिला उनका भी वापस रजिस्ट्रेशन करवा के वो भी दिया जाए। तो कहीं ना कहीं क्या महिला वोटर को साधने का प्रयास किया जा रहा है भाजपा के द्वारा? विषय वोटरों का नहीं है जी, महिला के सशक्तिकरण का है। वो बेचारी महिला जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो बेचारी महिला जो 2-2 रुपए के लिए अपने पति के आगे इस बात को कहती थी कि मुझे कुछ आप पैसे दे दो तो मैं कुछ सामान खरीद लाऊं, बाजार चली जाऊं, छोटे मोटे अपने खर्चे दबा लूं, तो कभी चिंता नहीं की। और जब शिवराज जी चिंता कर रहे हैं, क्योंकि वो इस मध्य प्रदेश के मामा हैं और यहाँ की महिलाएं उनकी बहन है, तब एक भाई अपनी बहनों की चिंता कर रहा है, तो आपके पेट में दर्द होने लगा है। आपकी लंबे वर्षों तक इस देश में 67 वर्षों तक, मध्य प्रदेश में 67 वर्षों तक, 60 वर्षों तक आपकी सरकार रही, तब आपको किस महिला का ध्यान नहीं आया। लेकिन फिर आप कह रहे हो कि हम नीले पर्चे भरेंगे, पीले पर्चे भरेंगे, 1500 देंगे। अरे भाई, आपको ये अधिकार जब था जब आपकी 18 महीने सरकार रही।
आपको ये अधिकार जब था जब लंबे वर्षों तक आपकी सरकार रही। जब आप सरकार में नहीं हो, आपको कोई अधिकार नहीं है, आप जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हो। पैसे देने का काम तो उस महिला को मजबूत बनाने का काम, सशक्त बनाने का काम, चाहे वो लाडली बेटी हो, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, चाहे पुलिस में 30% आरक्षण हो, पंचायत चुनाव में या स्थानीय निकाय चुनाव में 50% आरक्षण की बात हो। यदि इसको किसी ने किया तो वह मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय शिवराज जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस ने तो अब तक महिलाओं का सिर्फ शोषण किया है और इसलिए महिलाएं समझ गई है, महिलाएं जवाब देने वाली है। वो समय हमने देखा है जब बीच में 18 महीने सरकार आई, आदिवासी समाज की उन बहनों को जिनको 1-1 हजार रुपए मिला करता था, ऐसी 32,000 महिलाओं को करहाल में कांग्रेस की सरकार आते ही, कमलनाथ जी की सरकार आते ही, और उन्होंने उस पैसे को बंद कर दिया। ये तो महिलाओं के पैसे को बंद करने वाले लोग हैं, योजनाओं को बंद करने वाले लोग हैं। यदि महिलाओं को ताकत देने का काम, संबल देने का काम, उनको मजबूत बनाने का काम और उनको चूल्हा चौकी छोड़कर यदि आगे लाने का काम स्वसहायता समूह के माध्यम से या माध्यमों से कर रहे हैं, तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार कर रही है। दूसरा मेरा सवाल ये सुरेंद्र जी कि कहीं ना कहीं चुनाव के एन वक्त पे आकर के केंद्र के द्वारा गैस सिलेंडर पे 400 रुपये 200 रुपये कम किए जाते हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही कि कहीं ना कहीं ये चुनावी जुमला है, कहीं ना कहीं ये एक आम वोटरों को साधने की कोशिश है। तो एन वक्त पे क्या जरूरत थी? इतने पहले से केंद्र ने क्यों नहीं किया? क्योंकि ये तो आम जनता भी कह रही है कि सिलेंडर सस्ता होना चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि हमारे ज़माने में 400 रुपये था, इन्होंने 1200-1300 कर दिया। तो ये ऐसे समय पे आकर के इस प्रकार से करना, क्या ये चुनावी रणनीति है बीजेपी की? ये सवाल सबसे पहले कांग्रेस के लोगों को राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से करना चाहिए। सबसे पहले तो शुरुआत उन्होंने की। आपने वहां सिलेंडर को सस्ता देने का काम किया, अब तुम करो तो ठीक और हम करें तो गलत। भाई जनता के लिए, हम जनता के हित के बारे में सोचने वाले लोग हैं और इसलिए हमारी ऐसी बहनों को, जो गरीब लोग हैं, जिनको सिलेंडर महंगा लगता है, महंगा है उनके लिए, ऐसे लोगों को हम सस्ता देने का काम कर रहे हैं। आपने राजस्थान में किया, आपने छत्तीसगढ़ में किया, आपकी सरकार है वहां कर रहे हैं, वहां आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि गरीब हित में कोई काम करेगी तो फिर आप उसमें सवाल करेंगे। यही कांग्रेस की असली मानसिकता को उजागर करता है। तो सर ऐसा तो नहीं होगा कि ये चुनाव के बाद में वापस फिर बढ़ा दिया जाएगा दाम? मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो गरीबों का हित सोचने वाली सरकार है। हम आज से नहीं, हम लगातार गरीबों के कल्याण की बात कर रहे हैं, गरीबों के लिए योजनाएं बना रहे हैं। चाहे गरीबों के लिए मुफ्त में, आपने देखा होगा वो जमाना हमने देखा है जब गरीब आदमी को बीमारी हो जाया करती थी, वो तो इलाज के अभाव में बेचारा, उसका इलाज नहीं हो पाता था और बीमारी के कारण वह मर जाता था। लेकिन मध्य प्रदेश, और या फिर उसको अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी, बड़े सेठ साहूकारों के यहाँ रखनी पड़ती थी, बड़े पटेलों के यहाँ रखनी पड़ती थी, और वह उस जमीन को छुड़ा नहीं पाता था, उसके बच्चों पर भी कर्जा हो जाया करता था और लास्ट में स्थिति ये आती थी कि वो जमीन उसी बड़े आदमी की हो जाया करती थी। लेकिन ये मध्य प्रदेश की सरकार, ये देश की सरकार, ये संवेदनशील सरकार माननीय मोदी जी की है कि उन्होंने मुफ्त में 5 लाख तक का इलाज आयुष्मान भारत में देने का काम किया है। हम मुफ्त खाद्यान्न पहले से लोगों को दे रहे हैं। कोविड जैसी बीमारी जो संकट आया, उस संकट में तमाम फैक्ट्रियां बंद हो गई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति देखिए कि हमने उस बीमारी से भी बचाया, सबको मुफ्त में टीके भी लगवाए, मुफ्त में खाद्यान्न भी दिया, लोगों ने भी, जनता ने भी मोदी जी की बात को माना, घर में लॉकडाउन हुआ और इतने बड़े संकट को सहजता से ले गए। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भाजपा को आने वाले कल में, चाहे वो राज्य में हो और चाहे वो केंद्र में हो, इन्हीं को आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। हो सकती है, जनता का मन पूरा बन गया है और जनता चाहती है कि इस मध्य प्रदेश का विकास हो, मध्य प्रदेश तेज रफ्तार से दौड़े, मध्य प्रदेश आगे आए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलने वाला है। मिला के सीधा आपका कहना है कि जन आक्रोश यात्रा जो कांग्रेस निकालने जा रही है, उसका असर कोई बीजेपी की पार्टी की सरकार बनाने में नहीं पड़ेगा? उनको तो कोई समर्थन मिलने वाला ही नहीं है। भाई आक्रोश किस बात का? आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए, आपने जो जो किया सब हमेशा गलत किया। आपने चाहे हमारे भगवानों के जो मंदिरों बन रहे हैं, लोकपथ बन रहे हैं, आपने उस पर भी सवाल उठाए। आप अच्छा काम करना ही नहीं चाहते, आपकी सोच नकारात्मक हो गई है। हमारे यहाँ के मैं विधायक जी की बात कर लूं, 4.5 वर्षों में, अब आप बताओ, श्योपुर में जन आक्रोश की बात करते हो, एमएलए कांग्रेस का है, लेकिन इन 4 वर्षों में, 4.5 वर्षों में जिस प्रकार से विधायक जी जनता के मुद्दों से नदारत रहे, इधर उधर की बात की, दाएं बाएं की बात की,
केवल और जनता का ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी बयान देना, उलूल जुलूल बात करना, श्योपुर का अपमान करना, श्योपुर के लोगों को नीचा दिखाना, ये हमने इन 4.5 वर्षों में देखा है। और इसलिए जनता जो जन आक्रोश यात्रा आप निकालने की बात कर रहे हो, इस आक्रोश का सामना तो कांग्रेस को करना पड़ेगा। लेकिन सुरेंद्र जी, जो उनका कहना है, तो फिर वो जो पत्थर फेंके गए थे वो क्या लोग प्रायोजित तरीके से की गई घटना थी जन आशीर्वाद यात्रा पे? ये पत्थर फेंकने वाले लोग ये सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के लोग हैं। वो तिलमिला रहे हैं क्योंकि वो अपना वजूद बचाना चाहते हैं। उनको मालूम है कि जनता इतनी उमड़ रही है। अरे भाई, आप पत्थर फेंककर क्या साबित करना चाहते हो? आपको जनता का आशीर्वाद लेना है तो जनता के बीच में जाओ, विनम्रता से बात करना चाहिए, जनता के ऊपर फूल फेंकना चाहिए। हमारे नेता फूल फेंक रहे हैं और कांग्रेस के लोग पत्थर फेंक रहे हैं। है तो हमारी जनता, मध्य प्रदेश की जनता। उस जनता पर आप पत्थर फेंक रहे हो तो आने वाले कल में जनता आपको पत्थर से जवाब देने वाली है। सुरेंद्र जी, अगला मेरा सवाल ये है कि बात करें चंबल संभाग की, क्योंकि आप लोग इसी चंबल संभाग में आते हैं, तो पिछली बार काफ़ी सीटें कम आई थी। इस बार चंबल संभाग के लिए पार्टी का क्या विज़न रहेगा? क्या सीटें इस बार ज़्यादा आएंगी? क्या उसी प्रकार से रहेगा? क्या है तैयारी चंबल संभाग के लिए? क्योंकि देखा जाए तो 34 सीटें इस चंबल संभाग में आती हैं और कहीं ना कहीं पूरे राजनीतिक समीकरण को प्रभावित करती है। क्या लगता है इस बार उसके लिए क्या रणनीति भाजपा ने बनाई है? यह जो चंबल संभाग है राजनीतिक दृष्टि से हमारा महत्वपूर्ण स्थान है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ग्वालियर चंबल संभाग को हमेशा ही प्राथमिकता के आधार पर लिया है। हमारे यहाँ 2 बड़े नेता, एक माननीय नरेंद्र सिंह जी इसी ग्वालियर चंबल संभाग के रहने वाले हैं और माननीय सिंधिया जी, वो भी ग्वालियर चंबल संभाग के रहने वाले हैं। दोनों ने भी अपनी रणनीति बनाई है। इसके साथ साथ हमारे प्रदेश के नेताओं ने भी ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर हमारे टिकटों का चयन ठीक हो, जनता जिनको चाहती है उनका हो और आशीर्वाद जनता का मिले, इसलिए लगातार लोग जा रहे हैं। और इसका आपको मैं उदाहरण इसलिए दूंगा ग्वालियर चंबल संभाग का कि एक यात्रा, 5वीं यात्रा जो ग्वालियर चंबल संभाग से गई, यहाँ से श्योपुर में जो जन समर्थन मिला वो आपने देखा, मुरैना में जो जन समर्थन मिला वो आपकी मीडिया के माध्यम से दिखाया गया, भिंड में जो जन समर्थन मिला वो आपकी मीडिया के माध्यम से दिखाया गया। इसके अलावा जब ये ग्वालियर में यात्रा आई तो ग्वालियर में रोड शो किया गया, तो आप देखिए अपार जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नजर आया। इसलिए ग्वालियर चंबल संभाग में इस बार भारतीय जनता पार्टी ताकत के साथ चुनाव भी लड़ेगी, जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा और हम हर परिस्थिति में, जिस प्रकार आप कह रहे हो कि 37 सीटें, हम अधिकांश सीटों पर शपथ जीतने वाले हैं। सुरेंद्र जी, हमारे ही क्षेत्र से 9 बीजेपी के नेता कुछ समय में ही कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। बात करें, एक तो विधायक आपके कोलार से कुछ समय पहले हुए हैं, उन्होंने पत्र के माध्यम से आपके वीडी शर्मा जी को अवगत कराया, कहीं ना कहीं अपनी पीड़ा व्यतीत करके पत्र के माध्यम से कहा कि मैं कई बार शिवराज जी से मिला, लेकिन उसके पश्चात भी हमारी सुनी नहीं गई। वहाँ जिक्र किया गया पत्र में कि पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी जो हैं वो कहते हैं कि ये तो चलता है पैसे का लेन देन। तो क्या कहीं ना कहीं ये पीड़ा है कि कहीं ना कहीं वो जाने का एक माध्यम बनाया गया है? क्या है, भ्रष्टाचार क्यों आ रहा है बार बार? देखो, मैं कोलारस विधायक जी के बारे में इसलिए कहूँगा कि उनका आप पहले किस प्रकार का उनका चरित्र राय उठा के देखिए। पहले वो कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में आ गए। उनको सिर्फ अपने व्यक्तिगत हितों से मतलब है। यदि उनका व्यक्तिगत हित कहीं सिद्ध होता है तो वह उनके लिए भाजपा अच्छी है, उनके व्यक्तिगत हित होता है तो कांग्रेस अच्छी है या अन्य दल अच्छा है। और जब उनका हित कहीं लगता है, उनको लगा कि इस बार मुझे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जैसा सर्वे में पाया जा रहा है कि उनका टिकट कटने की स्थिति है और उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो उनको लगा कि हमें टिकट मिलेगा नहीं, इसलिए पहले ही योजना बना लो और इसलिए पहले ही उलझुल बात कर लो। भाई, इतने दिन से आप भारतीय जनता पार्टी में थे, ये आपको चुनाव आते आते ही क्यों याद आई? ये पत्र आपको अभी क्यों याद आए? इन पत्रों को आप 2 साल पहले भी कह सकते थे, लेकिन 2 वर्ष तक आपने इसलिए नहीं कहा कि आपको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से हमें टिकट मिलेगा। लेकिन जब पार्टी ने कहा कि आपने काम ठीक नहीं किया है और ऐसी स्थिति में आपका टिकट नहीं मिलेगा, तो उन्होंने ये बहाने बनाकर, पत्रबाजी करके, ये करके, भ्रष्टाचार की बात करके, अरे भाई आप इतने दिन से थे, विधायक है, आपको तार्किक आधार पर बात करना चाहिए, कोई सबूत है तो उसको पेश
करना चाहिए, लेकिन अपनी बात बनी रहे, मेरी बात बनी रहे, इसके लिए मनगढ़ंत आरोप लगाकर और वो छोड़ रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि कुछ नेता जा रहे हैं, वो नेता जा रहे हैं जिनके अपने निजी स्वार्थ है। भारतीय जनता पार्टी में एक बार व्यक्ति जो जुड़ जाता है वो इस पार्टी को कभी छोड़ता नहीं है, क्योंकि हम राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग हैं, हम विचार की बात करने वाले लोग हैं, हम इस भारत की समृद्धि के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम गांव गरीब और किसान के लिए काम करने वाले लोग हैं, और इसलिए जब ये सब करना है तो ये भाजपा में ही होगा। इसके अलावा फिर जो दूसरे काम करने हैं तो अन्य दलों में होते हैं, और ऐसे लोग दूसरे दलों में जा रहे हैं। सुरेंद्र जी, कई बार एमएसपी का मुद्दा किसान वाला जो उठा था, काफ़ी लोग धरने पर रहे, काफ़ी लोगों की, किसानों की उस माध्यम से मौत भी हुई थी उस समय। तो कहीं ना कहीं क्या इस बार किसानों का मुद्दा हावी रहेगा क्या? उसके ऊपर क्या तैयारी बीजेपी की है? किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसके बाद भी जो चुनाव हुए उसमें भाजपा को किसानों का साथ मिला है। और ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा है एमएसपी का, ये विषय केंद्र सरकार का विषय है। केंद्र सरकार इसमें भी निर्णय कर रही है, और इसमें मैं भी ये मानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, जो निर्णय ठीक हो सकता हो, किसान को उसका उचित मूल्य मिले। किसान, आप जानते हो कि बहुत गरीबी में अपना जीवन जीता है। किसान हमारा बेचारा अपने बच्चों को बहुत मेहनत करके पालता है, रात दिन मेहनत करता है, सर्दी गर्मी बरसात नहीं देखता, इसलिए उसके मूल्य की सही कीमत उसे मिले। और ये जो सरकार है, चाहे वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हो, उस किसान की चिंता करते हैं, और इसलिए उसको 10,000 रुपये, अब तो 12 कर दी है, 12,000 रुपये की राशि हर साल उसके खाते में डालने का काम करते हैं। इसलिए किसान की चिंता भाजपा को है। जितना समर्थन मूल्य हमने बढ़ाया, जितने समर्थन मूल्यों पर खरीदने की बात कही, ये बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे अपडेट हो रही है, और किसान के लिए ही काम करने वाली पार्टी है। दूसरी बात करें, प्रदेश में मानसून काफ़ी पिछड़ा हुआ रहा है आपके गृह जिले की, तो रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है और सुमावली तक शायद रेल का जो है वो परीक्षण भी कर लिया गया है। क्या रेल मंत्री भी यहाँ पे अभी आए थे, तो क्या कितना समय इसमें लगेगा और कितने फास्ट तरीके से काम किया जा रहा है, क्या मानते हैं आप? और कहीं ना कहीं बड़ौदा क्षेत्र के लोगों की भी मांग चल रही कि क्यों ना हमारे बड़ौदा क्षेत्र तक भी रेलवे को इधर से निकाला जाए, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। तो क्या इस पर भी ध्यान दिया जाएगा माननीय नरेंद्र सिंह जी के द्वारा? क्या बात केंद्र तक पहुंचाई जाएगी? कितना वक्त लग सकता है और कितने समय जल्दी लोगों को ये सुविधा मिलने वाली है रेलवे की? अभी माननीय रेल मंत्री जी जब श्योपुर आए थे, तो हम सब लोगों ने और माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने उनसे कहा कि माननीय मंत्री जी, ये जो आपकी रेल आ रही है, ये श्योपुर से कोटा तक जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि श्योपुर से कोटा तक जाएगी यहीं, और फिर ये भी कहा कब तक? तो उन्होंने कहा कि 2025 तक हमने लक्ष्य लिया है, 2025 तक हम लाइन बिछाकर कोशिश करेंगे कि हम इसको कोटा से जोड़ दें। यानी आज 23 है, हमने 1.5-2 साल का, क्योंकि आप जानते हो काम करने में समय तो लगता है, 2025 तक ये रेल कोटा तक जुड़ जाएगी। दूसरा बात करें चुनाव की, आपके गृह जिले की बात करें तो श्योपुर और विजयपुर की विधानसभा की क्या तैयारियां, किस चेहरे को टिकट बन सकता है? टिकट के बारे में आप क्या बताएंगे सुरेंद्र जी? क्या तैयारी है बीजेपी की, और क्या युवा चेहरे को मौका दिया जाएगा कि वही जो रिपीट चल रहा है कई बार, जो काफ़ी समय से बीजेपी एक बार उसी को जो टिकट देने का बीजेपी ने काम किया है, कि इस बार भी वही चलता रहेगा कि परिवर्तित किया जाएगा कोई युवा चेहरा? टिकट का निर्णय तो भारतीय जनता पार्टी की जो चयन समिति है वो चयन समिति करती है, और इसलिए इस बारे में तो मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये निर्णय मुझे करने का कोई हक नहीं है। तो मध्य प्रदेश की चयन समिति, इसके बाद हमारे केंद्र की जो चयन समिति है वो उसका निर्णय करती है। तो भारतीय जनता पार्टी में कई सारे योग्य लोग हैं जो इस विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने की तैयारी में होंगे और विजयश्री को प्राप्त भी करेंगे, और ये निर्णय हमारे दल का है। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं कार्यकर्ताओं से भी कहता हूँ कि हमारा तो प्रत्याशी घोषित हो गया है, और हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, और इसलिए वो कौन होगा हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उस कमल के फूल के साथ पूरी ताकत के साथ जुटने वाले हैं। बात करें दूसरी सुरेंद्र जी की, क्या बीजेपी इस बार क्या वही राष्ट्रवाद के मुद्दे, क्या धर्म के नाम पर श्री राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के जाएगी? क्योंकि निश्चित ही जनवरी में श्री राम भगवान का जो है होने वाला है मंदिर का, तो क्या कहीं उसी मुद्दे को लेकर जो हर बार कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं कि
धर्म के ठेकेदार बीजेपी के लोग हैं, क्या कांग्रेस को अधिकार नहीं है? तो कहीं ना कहीं क्या धर्म के मुद्दे को लेकर वापस लेके जाएगी बीजेपी चुनाव में? क्या कुछ नए मुद्दे उभर कर सामने आएंगे बीजेपी की ओर से? कांग्रेस के लिए वह धर्म का मुद्दा होगा जी, हमारे लिए आस्था का विषय है, क्योंकि भगवान श्री राम हमारे मन में है और भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं, इस देश के करोड़ों लोगों के आराध्य हैं। और इसलिए भगवान श्री राम कोई मुद्दा है, इस बात में भी कांग्रेस की मानसिकता नजर आती है। अरे भाई, भगवान श्री राम एक आस्था का विषय है, आस्था का प्रतीक है, इस जनमानस में भगवान राम बसते हैं, इसलिए भगवान राम को चुनाव से जोड़ना ये इनकी ओछी मानसिकता को दिखाता है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार, क्या भाजपा है, हमारे भगवान राम नहीं है क्या? तो हम इसलिए आपसे कहते हैं कि हम नहीं कहते कि भगवान राम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम ये कहते हैं कि भगवान राम सबके हैं, यहाँ इस देश में रहने वाले सबके हैं, हिंदू मुस्लिम सबके भगवान राम है। भगवान राम किसी एक के नहीं है। लेकिन आप इस बात पर विचार तो कर लो, आज आप भगवान राम को अपना बताते हो, जब राम सेतु के मुद्दे पर आपने ये कहा कि राम काल्पनिक है, राम पैदा नहीं हुए, इसलिए ये राम सेतु उन्होंने बनाया नहीं है, तब क्या भगवान श्री राम भगवान नहीं थे? उस समय आपकी मानसिकता भगवान के विरोध में कितनी थी, ये कोर्ट में आपने हलफनामा दिया है, इस बात को हम नहीं कह रहे, ये न्यायालय में दस्तावेज है, सुप्रीम कोर्ट ने में आपने दस्तावेज दिया है और आपने कहा कि राम काल्पनिक है, राम पैदा नहीं हुए। आज आप जब आप राम के अस्तित्व को नहीं मानते हो तो फिर राम आपके कैसे हो गए? अरे भाई, राम हमारे मन में है इसलिए राम हमारे हैं, आप राम को नहीं मानते इसलिए आपके राम नहीं है। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है और कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर अपनी योजनाओं को लेकर के जाएंगे। क्या 18 से 20 साल आपकी जो एक रेगुलर लगातार सरकार है, क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इनकम्बेंसी नजर आती है? कहीं ना कहीं लगता है कि बदलाव हो सकता है? क्या कांग्रेस बैक कर पाएगी जैसा पिछली बार कहता है? क्या जो आपका जो सीटें रहेंगी क्या ज़्यादा रहेंगी कि पहले की तरह ही 2 या 4 सीटों का अंतर रहेगा? तो किस प्रकार से सरकार बना पाएगी? क्या उस पर सरकार ने बंधन किया है? क्या तैयारी है बीजेपी की? मैं आपसे कह रहा हूं ना, चाहे गरीबों के कल्याण की बात हो, चाहे गांव में गरीब आदमी के हित की बात हो, किसान के हित की बात हो, मजदूर के हित की बात हो, शहर में सड़कों के हित की विषय हो या जो भी विषय हो, हमने तो हर विषय को जनता के हित में काम करने का प्रयत्न किया है। और दूसरी बात आप कह रहे हो राष्ट्रवाद की, तो राष्ट्रवाद, यदि राष्ट्र है तो सब कुछ है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। मैं आपसे कहता हूं कि भगवान श्री राम ने भी कहा है कि मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है, उनके लिए भी देश प्रथम था। उन्होंने कहा मैं अपने इस देश के लिए अगर आवश्यकता लगी कि अयोध्या के लिए और इस मातृभूमि के लिए मुझे अगर मर मिटने की आवश्यकता की लगी तो मैं मरूंगा। इसलिए ये राष्ट्रवाद जो है ये हर आदमी के मन में है और ये भारत माता हमारी माता है और इसलिए हमारा भारत मजबूत बने, हमारा भारत सशक्त बने, आने वाले कल में भारत का दबदबा पूरे विश्व में हो और गरीब कल्याण करते हुए हम ऊपर की ओर जाएं। राष्ट्रवाद भी रहे, गरीब कल्याण भी रहे, लोग अच्छा रहे, प्रेम व्यवहार से रहे, लोगों में संपन्नता बढ़े, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में होने वाला है। हम अंत्योदय को लेकर भी चलेंगे और हम राष्ट्रवाद को लेकर भी चलेंगे। तो सुरेंद्र जी, दूसरा सवाल मेरा ये है कि एक तरफ केंद्र की सरकार जाति गणना मान लीजिए नहीं कराना चाहती और दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री है पूर्व कमलनाथ जी, वो कह रहे हैं कि जाति गणना होना चाहिए। तो इस पे आपका क्या मानना है? क्या होना चाहिए? क्या बीजेपी इसके पक्ष में है कि विरोध में है? मैं ये मानता हूं कि हम सब भारत के नागरिक हैं और हम जाति के आधार पर नहीं बंटना चाहते। आज के ज़माने में आप जानते हो कि जातिवाद जो है वो हम पर हावी ना हो, क्षेत्रवाद हम पर हावी ना हो, हम पर राष्ट्रवाद हावी रहे। हम सब राष्ट्र के नागरिक हैं और इसलिए हम सब की एक ही जाति है कि हम भारतीय हैं। इसलिए जाति का आधार पर हमारी गणना हो, मैं इसको थोड़ा ठीक नहीं मानता। ठीक है, सरकार के पास अपने आकलन होते होंगे, अपना विषय होता होगा, लेकिन कमलनाथ जी का दृष्टिकोण अपना होगा। लेकिन मैं इस देश को जाति के आधार पर ना बांटकर हमको राष्ट्रवाद को देखना चाहिए। हम सब भारत माँ के लाल हैं, भारत माता के बेटे हैं
और इसलिए हम सब एक हैं। अगला मेरा सवाल ये है कि जन आशीर्वाद यात्रा जो आपकी निकाली जा रही है और काफ़ी जनता के बीच में भरपूर समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है कि जो नीमच में जो घटना हुई, पत्थर जो फेंके गए, तो उनका कहना है कि जन आक्रोश यात्रा हम लोग निकालेंगे। तो क्या जन आक्रोश यात्रा निकाल करके कांग्रेस चुनाव में जाना चाहती है? क्या यही मुद्दा रह गया उनके पास? आपने देखा कि जन आशीर्वाद यात्रा जो हमारी प्रारंभ हुई है, उसमें एक यात्रा का शुभारंभ हमारे यहाँ से हुआ है और उसमें माननीय अमित शाह जी को आना था, लेकिन पानी ज़्यादा होने के कारण वो आ नहीं पाए। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से इस सभा को संबोधित किया। हमारे रेल मंत्री जी आए, माननीय नरेंद्र सिंह जी आए। आपने देखा कि 50,000 लोग यहाँ एकत्रित थे और दूसरे दिन जब रोड शो किया तो रोड शो में हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी और सिंधिया जी जब आए तो पूरे शहर में जब वो गए तो जगह जगह लोगों ने स्वागत किया, लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। और फिर जब क्षेत्र में गए तो क्षेत्र में जैसे ही गए तो आप देखोगे कि पूरा नहर से लेकर चाहे वो जाट खेड़ा हो, ज्वालापुर हो, आपका सोई हो, भोगी का तिराया हो, और आगे जाओगे तो दांतरदा हो, आंवनी, टोंगनी, ज्वासा, जैनी, मानपुर, धीरोली, माकड़ोद, और आपका जितने ढोडर, पूरे जब सर्किल में हम लोग गए तो चाहे वो श्यामपुर हो, रघुनाथपुर हो, टर्रा कला हो, बीरपुर हो, जहाँ तक हमारी सीमा जाती है वहाँ टेटरा तिराहे तक लोगों ने हजारों की संख्या में लोग जाकर उस जन आशीर्वाद यात्रा को आशीर्वाद दिया है और जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इन सबको साबित किया है। अभी आप कह रहे थे कि ये घटना ऐसी हुई जहाँ पर कांग्रेस के लोगों ने उस पर पथराव किया। मैं इस घटना की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं, साथ ही निंदा इस बात की करता हूं कि आपको जनता के बीच में जाना चाहिए। आज आप जन आक्रोश यात्रा की बात कर रहे हैं, आपको इस बात को सोचना चाहिए कि जब आपको 18 महीने की सरकार जनता ने दी, आपने जनता से जो वादे किए उस समय आपको क्यों इस जनता की याद नहीं आई? आज आप जनता का समर्थन लेना चाहते हो, लेकिन कमलनाथ जी आपने सारी गरीबों की योजनाएं बंद कर दी, कमलनाथ जी आपने संबल बंद कर दिया। भाई, भारतीय जनता पार्टी जो गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं लाई, वो ये मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, और मध्य प्रदेश के नागरिक है तो सीधी सी बात है कि वो भाजपा कांग्रेस के नहीं है, वो हमारे मध्य प्रदेश की जनता है। आपने उस जनता के साथ भी इस आधार पर भेदभाव कर लिया कि योजना भाजपा की है, और इसलिए आक्रोश तो अब आने वाले 2023 के चुनाव में कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। आप जानते हो कि 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जो व्यक्ति काम करता है उस व्यक्ति को आशीर्वाद मिलता है। हमने देखा है, मैं तुलनात्मक आप अध्ययन कर लो, 2003 में दिग्विजय सिंह जी जब 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे तो क्या स्थिति जनता ने की। जनता कह रही थी कि दिग्विजय सिंह को हटाओ, दिग्विजय सिंह को भगाओ, इस मध्य प्रदेश को बचाओ, और वही शिवराज सिंह 18 वर्ष तक इस मध्य प्रदेश में शासन करते हैं, और उसके बाद भी लोग कहते हैं कि हमारा मामा आ रहा है, बहनें कहती है हमारा भाई आ रहा है, किसान भाई कहते हैं कि हमारा अपना है। तो इससे यह साबित होता है कि जो जनता के लिए काम करता है वो जनता के मन में बसता है, और आशीर्वाद भी उसी को मिलता है। इसलिए जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को इतनी जबरदस्त पूरे मध्य प्रदेश में जो जनता का समर्थन मिला है, आने वाले कल में स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार 160 सीट ने बहुत भव्य कार्यक्रम अभी रखा था सुरेल जाट मित्र मंडल के माध्यम से, जिसमें 1100 कावड़ी आए थे, और कहा जाता है कि शायद श्योपुर के इतिहास में ऐसा कार्यक्रम नहीं देखने को मिला है, जनता का भी ऐसा मानना है। और आने वाले समय में छत्रपाल बाबा के भी हजारों की संख्या में और 1100 दीप आप प्रज्वलित करेंगे रामेश्वर घाट पर, और उसको पर्यटक दृष्टि से भाजपा सरकार उसको विकसित करना चाहती है। क्या है आगे का प्रयोजन? और कहीं ना कहीं जनता की ऐसी मांग भी है कि एक युवा चेहरे को मौका मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, कहीं ना कहीं वो चेहरा जो आपको देखना चाहती है जनता का, ऐसा मानना है कि युवा चेहरे भाजपा के अच्छा काम करते हैं, और 3 साल का आपका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा है, और बीजेपी ने आपको दोबारा अध्यक्ष बनाया है पार्टी ने। क्या सोचते हैं आप कि क्या युवा चेहरे को मौका मिलना चाहिए? क्या आप टिकट पे दौड़ में है? क्या जनता मानती है वो सही है? बात कावड़ यात्रा की है तो कावड़ यात्रा के लिए तो मैं सभी हमारे जितने मित्र मंडल हैं, युवा साथी हैं, हमारे क्षेत्र के सभी सम्माननीय बुजुर्ग हैं, हमारी माता बहनें हैं,
सबका मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार उन्होंने इस कांवड़ यात्रा को भव्य और दिव्य बनाया था। जन सैलाब उमड़ा था और एक समय तो ऐसा था जब हम गोलंबर के आसपास थे तो 35,000 मोबाइलों ने उसको लाइव दिखाया। 35,000 मोबाइलों से लाइव दिखाने के कारण सर्वर भी डाउन हो गया और नेट काम करना बंद कर गए थे। इतने लोगों ने उसको लाइव चलाया, बहुत बड़ी संख्या में लोग उसमें एकत्रित हुए। कई बुजुर्गों ने मुझसे कहा है, हमारे बाज़ार में, मेन बाज़ार में व्यापारी बंधुओं ने कहा है कि कई बुजुर्गों ने कहा है कि बंसल जी हमारे बहुत सम्मानीय हैं। उन्होंने कहा है कि बेटा मैंने 75 वर्ष की उम्र है, ऐसी कांवड़ यात्रा अपने जीवन में नहीं देखी है। और उस दिन पूरा मामला आप देख रहे थे कि श्योपुर भगवा में था और शांतिपूर्ण तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जिस प्रकार लोगों ने, सर्व समाजों ने उसका स्वागत किया, सारे संगठनों ने उसका स्वागत किया, मुस्लिम समाज के बंधुओं ने उसका स्वागत किया और एक भव्य और दिव्य निकली। उसी प्रकार अभी एक 1100 दीप प्रज्वलित कर हम माँ गंगा का त्रिवेणी संगम रामेश्वर पर पूजन अर्चन महाआरती करने वाले हैं और इसके बाद हजारों की संख्या में लोग 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे झंडा लेकर और हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध स्थान जो क्षेत्रपाल बाबा का जेनी में स्थान है, सिद्ध स्थान पर वहाँ झंडा चढ़ाने वाले हैं और फिर इसके बाद एक विशाल भंडारे का आयोजन भी हमारी मित्र मंडली द्वारा किया जा रहा है। आपने ये सब धार्मिक विषय है और लोग इसमें मायने का निकालते हैं, वो उनका अपना सोच होगा। क्योंकि रामायण जी में तुलसीदास बाबा ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखई ऐसी। इसलिए हम धर्म का कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र का कार्य कर रहे हैं, लोग इसमें अपने आकलन लगाते हों, वो उनका अपना निजी सोच है, वो लगाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने जैसे कहा है कि टिकट की बात है, तो टिकट का निर्णय तो हमारा दल करता है, संगठन करता है। रही बात जनता की कि जनता हमें चाहती है तो जनता का आशीर्वाद मुझे है, इसके लिए जनता को बहुत धन्यवाद। लेकिन ये संगठन हमारा निर्णय करता है कि टिकट किसको देना है। यदि हमारा संगठन जो आदेश करेगा हम उसका पालन करेंगे। संगठन कहेगा कि आपको चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे, संगठन कहेगा कि चुनाव लड़ाना है तो लड़ाएंगे। और इसलिए जो संगठन निर्देश देगा उसमें हमारी पार्टी के आदेश का पालन, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, इस नाते से जो भी पार्टी आदेश देगी, पार्टी कहेगी कि इस काम को करिए, उसी काम को करेंगे। और ये विषय संगठन का है, संगठन जो भी निर्णय करेगा हम संगठन के निर्णय के साथ रहने वाले हैं और जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने वाली है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के श्योपुर जिला अध्यक्ष भाई सुरेंद्र सिंह जी जाट और इन्होंने निश्चित ही सुरेंद्र जी आपने हमारे सवालों का जवाब दिया और हर विषय पर चर्चा की आपने। और प्रजातंत्र टीवी की ओर से आपकी भारतीय जनता पार्टी को शुभकामनाएं अग्रिम की आपकी सरकार दोबारा बने और जनता की जनहितैषी कार्य को आगे बढ़ाए। प्रजातंत्र टीवी के माध्यम से आपने मेरी बात को जनता के समक्ष रखने का अवसर मुझे प्रदान किया। साथ ही मुकेश जी आपको भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप हमारा श्योपुर, क्योंकि ये छोटा स्थान है, इसके बाद भी आप स्टेट के हेड बने हैं, इसके लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपके जो है अग्रिम आपका भविष्य अच्छा हो, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आपका प्रजातंत्र टीवी यहाँ अच्छे मुद्दों को उठाए। हमारे क्षेत्र में कई सारे ऐसे विषय हैं जिनको जनता के समक्ष लाना चाहिए ताकि उनका ध्यान शासन प्रशासन पर जाए, प्रदेश स्तर के नेताओं पर जाए, देश के स्तर के नेताओं पर जाए। इसलिए आप अच्छा काम करिए। आपको अग्रिम आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया और अपनी बात को रखने के लिए अवसर दिया, इसके लिए हृदय की गहराई से आपको पुनः शुभकामनाएं और बधाई।